हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर है ये 8 हमारा। और इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज का 1857 की क्रांति। तो मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। और जैसा कि आपको पता है कि एचएसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और सी ग्रुप के मेंस के एग्जाम भी हमारे नजदीक ही है। गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस कर सकती है। और इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है अपना मॉडर्न इंडिया या फिर कंप्लीट हिस्ट्री, जो 4500 साल की हम करते हैं हिस्ट्री के अंदर, उसमें से लगभग 7 से 8 10 नंबर की हिस्ट्री का पोर्शन रहता है जिसको हम स्कोर कर सकते हैं आराम से पढ़ के। 40 से 45 टोटल लेक्चर रहते हैं और मॉडर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट भी हम मॉडर्न इंडिया से ही कर रहे हैं। इससे पहले मैं एंशियंट इंडिया या उनके लेक्चर ले चुका हूं, तो इसलिए लेक्चर नंबर ये 8 रहेगा। वैसे मॉडर्न इंडिया स्टार्ट यहीं से होता है हमारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसके क्योंकि कंप्लीट हिस्ट्री में पहले पढ़ा चुका हूं तो लेक्चर नंबर ये 8 है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। मॉडर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार्ट भी हम मॉडर्न इंडिया से ही। पहले मैं एंशियंट इंडिया या उनके हाँ जी, तब आपको शायद है ना लगभग कुछ क्लियर दिख रहा होगा। कैमरे के अंदर शायद कुछ इशू आया होगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। तो 1857 की जब क्रांति हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेके 57 तक जो 1857 की क्रांति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंदर इनका सबसे अहम रोल था। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का वायसराय बनाया गया और कैनिंग भारत ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय बने। तो इससे पहले का थोड़ा सा पास्ट के अंदर बात करते हैं। ये सबसे पहले वायसराय थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। इससे पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल बनते थे। और गवर्नर जनरल का पद कौन देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। अब भारत के अंदर जब यूरोपियन आए और ब्रिटेन वाले जब आए तो एक कंपनी भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और उन्होंने एक भारत के अंदर एक पद की स्थापना की जिसका नाम था गवर्नर जनरल। पूरे भारत को होल्ड करता था, कंट्रोल करता था एक तरह से। मतलब जितना भी व्यापार करता था या जितनी भी लड़ाई या युद्ध इन्होंने लड़े वो किसके अंदर लड़े, गवर्नर जनरल के अंदर लड़े।
और जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है, उसके बाद यूरोपियन इंग्लैंड ब्रिटेन को ये लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के अंदर अपनी व्यापार नहीं कर सकती, या फिर भारत को एक तरह से क्या है अपने अंडर कंट्रोल करके नहीं रख सकती। तो क्या है, डायरेक्ट ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश जो ब्रिटेन देश था, उन्होंने डायरेक्ट इसको अपने हाथ में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जगह ब्रिटेन खुद डायरेक्ट आ गया और उसने पहला पद जो दिया वाइस राय, गवर्नर जनरल की जगह वाइस राय बनाना स्टार्ट कर दिया। तो भारत का पहला वाइस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 से लेके 1862 तक भारत के अंदर वाइस राय का पद संभालते हैं। तो ये 1857 की क्रांति के कुछ दृश्य है जो आप देख रहे हो। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, जिसको हम क्रांति नाम देते हैं, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नाम दिए जाते हैं, हम इसको क्रांति ही मान के चलते हैं। ब्रिटेन वाले इसको एक तरह से विद्रोह का नाम देते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह या क्रांति थी, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक क्या था? सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र मतलब हथियारों के द्वारा लड़ा जाने वाला एक तरह से पूर्ण रूप से ये युद्ध था। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके अंदर जो भारतीय सिपाही कार्य कर रहे थे, जो वहां पर सिपाही के पद पर तैनात थे, उन्होंने क्या किया? विद्रोह शुरू किया, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पे फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इसका रूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया। तो स्टार्टिंग में तो क्या था, ये एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इसको जनव्यापी मतलब हर व्यक्ति इसके अंदर एक तरह से शामिल हो गया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। तो अंत कब हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ के चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के चली गई, लेकिन उसकी जगह कौन आ गया? डायरेक्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार जो है, उन्होंने अपना क्या है सत्ता संभाल ली इस जगह पे। तो विद्रोह का अंत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश शासन, ताज का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। ताज का प्रत्यक्ष शासन का क्या मतलब है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर महारानी जो प्रमुख पद के ऊपर बैठती थी, वो महारानी थी, और उसके बाद उनकी संसद होती थी। तो ताज का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ, मतलब महारानी का डायरेक्ट क्या है भारत के अंदर शासन स्थापित हो गया। अन्य विद्रोह की तरह 1857 के विद्रोह के भी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सैनिक कारण थे। तो ये विद्रोह सिर्फ एक ये नहीं कह सकते कि सैनिक विद्रोह था, इसका राजनीतिक विद्रोह भी था, आर्थिक विद्रोह भी था, धार्मिक भी था, सामाजिक विद्रोह भी था, और सैनिक तो थे ही थे जिन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया। तो अलग अलग कारण थे, सभी व्यक्तियों के अलग अलग कारण थे, सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग चाहते थे। राजनीतिक कारण के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यक्तिगत का सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष एवं विकल्प को बढ़ा दिया। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्य में अपने खर्चे पर कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, जिसे राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण की चर्चा करते हैं। राजनीतिक कारण क्या था? जो वेलेजली था, उसने एक सहायक संधि की जिसमें भारतीय राजाओं को अपने राज्य में अपने खर्चे पर कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, अपने खर्चे पर, जैसे आज के समय में अमेरिका करता है, जापान के अंदर करता है, दक्षिण कोरिया में करता है, और भी काफी सारे अन्य देश होंगे जहां पर अमेरिका की सेना क्या है, वहां पर बेस बना के रहती है आज के समय में, और उसका जो खर्च है एक तरह से
कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर तो जरूर पड़ता होगा। ऐसा नहीं है कि सारा सामान, खाना पीना रहना, सब चीजें वहां से आ जाती है, कुछ हद तक तो उस देश के ऊपर भार पड़ता ही होगा। तो इसी तरह जो ब्रिटेन जो देश था, उन्होंने क्या किया, भारतीय जो राजा थे उनके क्षेत्र में अपनी सेना स्थापित कर दी और उनके लिए कहा, क्या कहा जाने लगा, इन्होंने ऑफर दिया कि आपके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा, ये जो सेना आपके राज्य में है, ये सेना आपके राज्य की सुरक्षा करेगी। किससे सुरक्षा करेगी? किसी भी अन्य राजा के द्वारा अगर आपके देश पर, आपके राज्य पर आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा क्या करेगी? ये सेना करेगी। और उसका जो खर्चा है, सेना जो वहां पे रहेगी, जितनी भी सेना है, 1000, 1500, 2000, 5000 या 10,000 व्यक्ति जितने भी रहते हैं, उनकी सैलरी, उनका खाना पीना रहना, सब चीजें क्या किसको व्यवस्था करनी थी? उस राज्य के द्वारा की जाती थी। और आक्रमण कहां से होता था? आक्रमण भी कहीं ना कहीं अन्य उस राज्य से होता था जहां पर ब्रिटेन की सेना निवास कर रही थी, ब्रिटेन की सेना रह रही थी, वहीं से आक्रमण का डर होता था। तो इस तरह की जो नीति थी। इसके अलावा डलहौजी की राज्य हड़प नीति या अंग्रेजों ने राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार समाप्त कर दिया। दत्तक पुत्र का मतलब क्या है? अगर किसी राजा या रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ, उनका खुद का पुत्र नहीं हुआ, और अगर उन्होंने किसी अन्य बच्चे को गोद ले लिया, तो उस राज्य के ऊपर अधिकार क्या है? उस बच्चे का नहीं रहेगा। तो इस तरह की, मतलब वो सारा जो राज्य है वो इन अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा उन राजा या रानी की मृत्यु के पश्चात, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ या फिर तात्या टोपे के साथ हुआ। मुगल बादशाह था पेशवा के साथ दुर्व्यवहार की वजह से मुस्लिम था हिंदू समुदाय भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश में भरा था। नाना साहिब का पेंशन रोक दिया गया था। तो इसके अलावा मुगल बादशाह और जितने भी पेशवा थे, उनके साथ भी क्या एक तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। इससे हिंदू और मुस्लिमों के अंदर क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था। इसके अलावा जो नाना साहब थे, उनकी क्या है, पेंशन रोकने का कार्य कर दिया उन्होंने कि आगे से आपको किसी प्रकार की भी कोई पेंशन नहीं मिलेगी। प्रशासनिक कारण क्या क्या थे? अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवा हेतु अयोग्य मानते थे। मतलब जो सुप्रीम पद थे, जो उच्च पद थे, सिपाही तक ही उनको पद दिया जाता था, किसी अन्य प्रकार का पद नहीं दिया जाता। जैसे आज के टाइम में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ये पद क्या थे उस समय के? उस समय में जो भी उच्च पद होते थे वो अंग्रेजों के पास ही रहते थे, और भारतीयों को जो निम्न पद थे, जो सी ग्रुप की नौकरी कह सकते हो या डी ग्रुप की नौकरी कह सकते हो, वो उनको दे दी जाती थी, निम्न स्तर के पद। उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी। और अगर किसी भारतीय का झगड़ा भारतीय के साथ हो जाता है तो उसके अंदर क्या था, जज या तो ब्रिटेन का हो सकता था या फिर भारत का भी हो सकता था। लेकिन अगर किसी भारतीय का झगड़ा किसी अंग्रेज व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उसके अंदर जज कौन था? अंग्रेज व्यक्ति ही बनता था। तो इसके अंदर क्या है, भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। प्रशासनिक संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयत का धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ। तो जितने भी प्रमुख पद थे उनमें हिंदू या मुसलमान या सिखों को पद को वरीयता नहीं दी जाती थी, सिर्फ ईसाइयों को ही दी जाती थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी थी। तो ये प्रशासनिक कारण थे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, 1850 में आए धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैली। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू था इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता था। कालांतर में बेरोजगार विधवाओं, जनजातियों एवं अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया, जिससे विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा, नरबली प्रथा पर लगाई गई रोक से भी सामाजिक तनाव व्याप्त था। पाश्चात्य शिक्षा में भी भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। तो अलग अलग कारण थे, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे? इसमें सामाजिक और धार्मिक कारणों में क्या था, ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार होने लग गया था। ईसाई धर्म को जो लोग हिंदू या मुस्लिम या सिख जो भी ईसाई धर्म को अपनाता, उनको अलग अलग अधिकार दिए जाने लगे। मतलब कुल मिला के क्या था, धर्म परिवर्तन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और इसके अलावा अनेक भारतीय जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी,
उसके ऊपर भी क्या है, इन्होंने प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिए। हालांकि कुछ प्रथाएं ऐसी थी जो गलत थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस समय के जो जो लोग थे उनका मानना था कि हमारी प्रथा जो परंपराएं हैं उनके साथ क्या है, छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस तरह से सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां जैसे स्थायी बंदोबस्त, रेत वाड़ी था, महलवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया। अंग्रेजों द्वारा भारत में नकदी फसल की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई। अतः अकाल के समय कृषकों की स्थिति दयनीय हो जाती थी। कंपनी की नीतियों ने भी पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी और हस्तकरघा उद्योगों में शामिल लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई था। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। तो अलग अलग इन्होंने क्या है, भू राजस्व नीतियां अपनाई। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रेतवाड़ी के बारे में, मालवाड़ी के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे आने वाले अपने लेक्चरों के अंदर। तो अलग अलग सिस्टम था। मतलब अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज ये कहते थे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं उगा सकता था। उनको बताया जाता था कि आपको ये ही फसल उगानी है, और कौन सी फसल उगानी है जिससे प्रॉफिट ज्यादा, उसके किसका प्रॉफिट, उसके ब्रिटिश शासन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो इससे क्या है, खाद्यान्न की जो समस्या थी वो ज्यादा बढ़ गई। खाद्यान्न नहीं हो रहे थे और कुछ ऐसी फसलें उगाई जा रही थी जिससे भूमि बंजर होने लगी। तो इस कारण भी, ये आर्थिक कारण भी इसमें प्रमुख रूप से थे। तत्कालिक कारण क्या था? अब ये कारण पढ़ ली हमने, जो काफी समय से, लंबे समय से चले आ रहे थे, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से अलग अलग चीजें चल रही थी। लेकिन एकदम से दंगा भड़क गया या एकदम से क्रांति उत्पन्न होगी, इसका प्रमुख तत्कालिक कारण क्या था? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक, जिसका नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक का क्या नाम था? ब्राउन बेस, और उसकी जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। न्यू इनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को लगा कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने था उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रहा था। हिंदुओं के लिए गाय क्या है, काफी पवित्र है, और मुसलमान जो है के लिए भी एक तरह से जो है, जो सुअर की जो चर्बी है उनके लिए वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इनका प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह की ये बंदूकें थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वें रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। तो तारीख आपको ये याद रखनी है, 29 मार्च 1857 को। कहां पर? बैरकपुर जो छावनी थी उसमें रेजिमेंट कौन सी थी? 34वें रेजिमेंट, और सिपाही का नाम क्या था? मंगल पांडे ने क्या किया? गोली मार दी। किसको गोली मार दी? सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। इस समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर एरसे थे। मंगल पांडे ने उन पर भी गोली चलाई, लेकिन वो बच गए। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। मतलब इस दिन इनको क्या है, फांसी दे दी। और इस प्रकार मंगल पांडे के 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने जाते हैं। 10 मई 1857, मतलब 2 दिन 1 महीने बाद क्या है, 1857 को मेरठ छावनी के 20वें रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। इस समय मेरठ छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जनरल एविट थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। 11 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर कौन था? आखिरी मुगल बादशाह। भारत के जो बादशाह उस समय थे कौन थे? लास्ट बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल थे, और उनको क्या कर दिया? नेता घोषित कर दिया। उनकी उम्र उस समय लगभग 80 के नियर अबाउट रही होगी। विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ? प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? ये तीनों मैंने आपको लिख के बता रखे हैं इसके अंदर। प्रमुख केंद्र के अंदर सबसे पहले आता है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद। और इस समय इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और जो ब्रिटिश दमन करता था उसका नाम क्या था? जॉन निकोलसन अडसन।
जॉन निकोलसन और कौन था, अडसन था। लखनऊ के अंदर नेतृत्व कौन था, बेगम हजरत महल, और इसका दमन करता हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर के अंदर नाना साहब और तात्या टोपे, और दमन करता था कैंपबेल। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर के अंदर तात्या टोपे और जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह इसके नेतृत्व करता थे, और दमनकर्ता कौन थे, विलियम टेलर और वेसेंट आयर। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, और दमन करता थे कैंपबेल। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली, और दमन करता थे कर्नल नील। बरेली के अंदर खान बहादुर सिंह, और दमन करता थे कैंपबेल। फतेहाबाद के अंदर अजीमुल्ला, बड़ौत के अंदर साहूमल, मंदसौर के अंदर शाहजादा फिरोज, और असम के अंदर दीवान मनीराम। तो इस तरह से क्रांति के क्या थे, नेतृत्व करता थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलसन मारा गया। अडसन ने सम्राट के बेटों को मार दिया था। जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। रंगून मतलब बर्मा में भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, बहादुर शाह जफर की। बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की रानी थी, ने लखनऊ से विद्रोह को नेतृत्व किया था। अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। हेनरी लॉरेंस इसके अंदर क्या है, मारा गया। अंत में कैंपबेल ने लखनऊ पर वापस कब्जा किया था। बेगम नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन डलहौजी ने झांसी का विलय कर लिया। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार कर चुकी थी, किंतु लड़ते हुए शहीद हो गई। ह्यूरोज ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। कैनिंग, सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें भारत से जाना पड़ता। ये अलग अलग अंग्रेजों द्वारा कहे गए वाक्य है। 22वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने मौलवी अहमद उल्ला शाह को अपना नेता घोषित कर दिया था। चिन्हाट के युद्ध में इन्होंने हेनरी लॉरेंस को हराया। इन्होंने फैजाबाद यूपी की तरफ से नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने मौलवी साहब पर 50,000 रुपयों का इनाम घोषित किया था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। इन्होंने आरा से क्रांति प्रारंभ की। अवध पर कुशासन के आरोप लगाने पर वहां के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, इसलिए लोगों की सहानुभूति बेगम हजरत महल के साथ थी। अवध में एक मुफ्त बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी, अतः जमींदार वर्ग भी नाखुश थे। बंगाल की सेना में अधिकतर अवध के सैनिक होने के कारण इन्हें बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, और सैनिक चर्बी वाले कारतूस को लेकर पहले से आक्रोश में थे, अतः अवध में क्रांति ने जोर पकड़ा। अब आगे बात करते हैं रीजन ऑफ फेल होने का। 1857 की विफलता के क्या क्या कारण थे। कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदार व शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिला। मतलब काफी सारे जमींदार जो लोग थे वो क्या है, ब्रिटिश शासन के एक तरह से अंडर काम करना चाहते थे। वो उनके क्या थे, एक तरह से वफादार थे। और जो शिक्षित पढ़े हुए लोग थे, उनको ये लग रहा था कि हमारी सैलरी अच्छे से आ रही है, हमारा खर्चा अच्छे से चल रहा है, हमें पैसे अच्छे से मिल रहे हैं। जो कि कुछ ब्रिटेन में चल गए थे, अलग अलग देशों में काम कर रहे थे, उनको भी लगता था कि क्या है, हमें इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहिए। सैनिकों ने संपूर्णता के साथ विद्रोह नहीं किया। सभी सैनिकों ने इसमें एक साथ विद्रोह नहीं किया। अलग अलग छावनी, अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। कंप्लीट सारे सैनिकों ने नहीं किया। पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेता की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारण माना जा सकता है। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का न होना, और सबसे मेन चीज कोई एक नेता न होना। अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता थे, इस कारण भी इस तरह का इशू आया और क्रांति क्या है, असफल रही। जॉन लॉरेंस के अनुसार यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मूलतः क्रांतिकारी सिर्फ अपने क्षेत्र, अपनी जमीन, अपने अधिकार, अपनी पेंशन, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ये किसका कहना है, जॉन लॉरेंस का कहना है। ये क्रांति का उद्देश्य यह था ही नहीं कि अंग्रेजों को पूरी तरह से बाहर करना। सब क्या चाहते थे अकॉर्डिंग टू इनके, कि
सब बस ये चाहते थे कि मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो क्षेत्र है, उससे अंग्रेज चले जाए। पूर्ण भारत से इनकी वापसी नहीं चाह रहे थे। विद्रोह का महत्व। विद्रोह की विफलता से भारतीयों को यह आभास हुआ कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल से सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि सभी वर्गों के सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता एवं राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हुए। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। सारी कंप्लीट पीपीटी मैंने बता दी है, आपको सारा समझा दिया है। जो चीजें, जो टॉपिक आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आप उनको लिख सकते हो। इसके अलावा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एचएसएससी ग्रुप सी का एग्जाम दे रखा है और डी ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके सी ग्रुप वाले बच्चे जिनके एग्जाम के अंदर नंबर 50, 52, 55, 60, 65, 70 अलग अलग नंबर आए हुए हैं, उन बच्चों के लिए ऊपर लिखे हुए अनेक अलग अलग कोर्स हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। खास करके मैं आपको सुझाव दूंगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है अपने हरियाणा के अंदर, क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर एसईटीसी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपलसरी कर रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लगे हुए हैं उनके लिए भी, और जो लगने वाले हैं भविष्य में वो उनके लिए भी। उसके लिए आपके पास समाधान क्या है? एचकेसीएल का सर्टिफिकेट आप कर सकते हो। एचकेसीएल मतलब क्या है? हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से संस्था है, जिसको हरियाणा सरकार या फिर कह सकते हो भिवानी बोर्ड इसको चलाता है। इसके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, इसकी क्लासेस भी ऑनलाइन होती है। आप घर बैठ के क्लासेस ले सकते हो और एग्जाम सेंटर आपके नियर अबाउट आपके घर के आसपास ही आएगा। जाकर अपना थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से करके इसका सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो। 6 महीने का जो सर्टिफिकेट अगर आपने कर लिया तो एसईटीसी टेस्ट आपको देने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर 1 ईयर करते हो तो वो तो सारी जगह वैलिड है ही है। बाकी 6 महीने वाला भी पूरी तरह से वैलिड है। उसके एडमिशन चल रहे हैं। नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप संपर्क करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। फीस के अंदर अभी काफी सारा अच्छा सा डिस्काउंट चल रहा है। नंबरों पे कांटेक्ट करके मैसेज करके आप अपनी फीस पता कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आपको मैं सर्टिफिकेट बता रहा हूं वो है योगा का सर्टिफिकेट। योगा के सर्टिफिकेट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। अलग अलग वैकेंसी के अंदर इस सर्टिफिकेट की डिमांड रहती है। खास करके एचकेआरएन के अंदर तो काफी सारी वैकेंसियां आती रहती है हर महीने 2 महीने के अंदर। इसके अंदर आप जो सर्टिफिकेट कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको जो सुझाव रहेगा, आप वाईसीबी बोर्ड, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से ये सर्टिफिकेट कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर आपका मन फॉरेन विदेश में जाने का है और वहां पर किसी प्रकार का अपना योगा के अंदर आपकी इच्छा है कुछ ना कुछ काम करने का, तो वहां जाकर भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके लोकल शहर के अंदर भी आप अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, या घर घर जाके भी अगर योगा करवाना चाहते हो, तो आपके पास इस तरह का एक सर्टिफिकेट कंपलसरी है, होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आप एक तरह से अपना इंस्टीट्यूट भी चला सकते हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में अपना अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट है। इसके अलावा थर्ड नंबर के ऊपर जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर आ जाता है जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है फूड प्रोडक्शन के नाम से, या फिर किचन कुक के नाम से वैकेंसी आती है। खास करके आर्मी के अंदर, बीएसएफ के अंदर वैकेंसी आती है, जिसमें एकमात्र यही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इसके अलावा अन्य कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है एनएसडीसी डिपार्टमेंट द्वारा कराया जाता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सरकारी डिपार्टमेंट है। आपके आधार के साथ ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से लिंक रहेगा। ओटीपी वगैरह आपके आएंगे और एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे एग्जाम हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा सर्टिफिकेट है, लेवल 1 का सर्टिफिकेट होता है, मतलब बिल्कुल आसान सा सर्टिफिकेट है। फीस भी नाम मात्र इसकी लगती है। लगभग 200-250 घंटे का सर्टिफिकेट होता है और ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर लिखे हुए अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग चीजें हैं। एल्सनेटरी इंस्पेक्टर हो, चाहे फायर सेफ्टी हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। अगर आप सेंटर पे विजिट करना चाहते हो तो अपना जो सेंटर है 2011 से चल रहा है, मेन गढ़ी आजाद नगर के अंदर, महर्षि दयानंद एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के नाम से 2011 से हम ऑफलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस आप देख ही रहे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती है। तो किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको सर्टिफिकेट करना हो, किसी भी सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, तो आप जानकारी ले सकते हो, समझ सकते हो। एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो। आज के लेक्चर को यहीं अंत करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अपना कल या फिर इवनिंग के अंदर लेके आते हैं। और इसके अलावा तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू।